हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं चंदन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ आपके सामने अपेयर हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर इसके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, खासकर जो बैंकिंग के एग्जाम है उसके लिए हॉट टॉपिक्स है एनईएफटी और आरटीजीएस। देखिए, आज के समय में लोग जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं यूपीआई का। लेकिन जब यूपीआई नहीं आया था तो लोग जब भी ऑनलाइन पैसा भेजते थे एक दूसरे को, तो उस समय एनईएफटी और आरटीजीएस का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। वैसे आज भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए, तो एनईएफटी आरटीजीएस से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड क्या नए अपडेट्स है वो भी जानेंगे, सब कुछ पॉइंट। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पीओ लेवल पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर भी इससे डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछता है कि एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या अंतर है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पर बेस्ड भी इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात करते हैं कि जो एनईएफटी और आरटीजीएस है ये है क्या। तो एनईएफटी और आरटीजीएस एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू हम अपना अकाउंट का पैसा किसी और के अकाउंट में भेजते हैं। यानी कि एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से आप अपने अकाउंट से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में भेज सकते हैं। जैसे आप लोग यूपीआई करते हो खुद से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप खुद सेल्फ क्या करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, किसी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। उसी तरह एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से भी आप भारत के किसी भी व्यक्ति के बैंक में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं उसके बैंक अकाउंट में। तो ये फंड ट्रांसफर करने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आरटीजीएस और एनईएफटी का। तो सबसे पहले हम लोग आरटीजीएस के बारे में जानेंगे, फिर हम एनईएफटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरटीजीएस। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक है। आरटीजीएस का इस्तेमाल कब होता है, तो फंड ट्रांसफर करने के लिए। तो जब आप अपने अकाउंट से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में भेजते हैं तो वहां पर यह आरटीजीएस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फंड ट्रांसफर करने के लिए। आरटीजीएस कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, एक बहुत अच्छा सवाल है। तो आरटीजीएस जो आया था भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। अच्छा, आरटीजीएस को किसने लॉन्च किया, या आरटीजीएस का रेगुलेटर या डेवलपर किसको कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ यूपीआई को किसने डेवलप किया, तो आप बोलोगे एनपीसीआई, ये बात सही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन पूछेगा आरटीजीएस को किसने लॉन्च किया या आरटीजीएस का डेवलपर कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरटीजीएस को डायरेक्ट रेगुलेट कौन करती है, तो आरबीआई। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि आरटीजीएस के थ्रू आप मिनिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के भी बैंक में। तो आरटीजीएस के थ्रू आप मिनिमम जो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं वो 2 लाख रुपया, मिनिमम 2 लाख रुपया। लेकिन मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम नो लिमिट। यानी कि अगर हमको किसी को 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भेजना है या 200-500 रुपया भेजना है तो हम आरटीजीएस से नहीं भेज सकते हैं। आरटीजीएस से आप मिनिमम 2 लाख भेज सकते हैं। सोचिए, तो ज्यादातर लोग कौन इस्तेमाल करेंगे आरटीजीएस का, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कंपनीज है, कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रीज है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लेन देन में, है ना। तो जो पैसे वाले हैं वही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मिनिमम 2 लाख रुपया ही इसका मिनिमम लिमिट है फंड ट्रांसफर करने का, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर पूछा जाएगा कि आरटीजीएस के थ्रू जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो क्या यह पैसा तुरंत पहुंच जाता है या थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में। तो याद रखना, तुरंत पैसा पहुंच जाता है। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है, तुरंत आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, तुरंत सामने वाले के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम। तो रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत पैसा पहुंच जाना, इमीडिएट पैसा पहुंच जाना। तो आरटीजीएस के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर होता है वो तुरंत होता है, रियल टाइम में होता है, इमीडिएट होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगला पॉइंट की बात करें कि आरटीजीएस के थ्रू जब भी हम पैसा भेजेंगे वो सिर्फ हम अपने देश में ही किसी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। यानी कि हिंदुस्तान में
आप किसी भी बैंक के किसी भी कस्टमर को आप आरटीजीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सोचिएगा, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में पैसा भेज दें, बांग्लादेश या नेपाल में पैसा भेज दें, तो आरटीजीएस से आप नहीं भेज सकते हैं। आरटीजीएस से पैसा भेजने के लिए नियम है कि वो आपके देश के ही किसी बैंक में या किसी बैंक के किसी भी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आरटीजीएस से हम लोग 24 घंटा 7 दिन पैसा भेज सकते हैं, 24 आवर इंटू 7 डेज, 365 दिनों तक। संडे हो या मंडे, छुट्टी हो या बैंक हॉलीडे हो, स्ट्राइक हो, सेकंड सैटरडे हो, लास्ट सैटरडे हो, चारों संडे हो, ठीक है, कभी भी आप पैसा भेज सकते हैं, चाहे बैंक खुला हो ना खुला हो, वर्किंग डेज हो ना नॉट वर्किंग डेज हो, 24 घंटा 7 दिन। जैसे यूपीआई आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से, उसी तरह आरटीजीएस से भी आप कभी भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हां, एक बात मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 से आरटीजीएस से पैसा भेजने का जो समय हो गया वो 24 घंटा 7 दिन, वरना दिसंबर 2020 से पहले आरटीजीएस में पैसा भेजने का एक लिमिट होता था, समय होता था कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक भेज सकते हैं, वर्किंग डेज में भेज सकते हैं, नॉन वर्किंग डेज में नहीं भेज सकते, इस तरह का नियम था। लेकिन अब दिसंबर 2020 से यह नियम पूरा बदल गया है। अब आरटीजीएस के थ्रू आप 24 घंटा 7 दिन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ये आरटीजीएस वाला ऑप्शन हमको कहां मिलेगा? ठीक है, मान लीजिए कि हमको किसी को आरटीजीएस के थ्रू पैसा भेजना है, 2 लाख मिनिमम, ठीक है, तो आप जो है वो कैसे भेजेंगे? तो हर बैंक का अपना अपना एक नेट बैंकिंग होता है। तो नेट बैंकिंग पोर्टल पर आप जाइए, अपना यूजर आईडी, कस्टमर आईडी, पासवर्ड दीजिए, लॉगिन कीजिए, वहां पर फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आता है। तो फंड ट्रांसफर पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर आरटीजीएस का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। या फिर हर बैंक का जो अपना अपना मोबाइल बैंक होता है, ठीक है ना, उससे भी आप पैसा भेज सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग का जो एप्लीकेशन होता है, हर बैंक का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन, तो उससे भी आप आरटीजीएस के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। अच्छा, आरटीजीएस के थ्रू जो आप पैसा भेजते हैं, वो पैसा जो ट्रांसफर होता है वो किस नेटवर्क के थ्रू होता है, किस सर्वर के थ्रू होता है? ये एग्जाम में पूछा गया है सवाल, ये पीओ लेवल का सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू जो फंड ट्रांसफर होता है वो किस सर्वर के थ्रू होता है? तो उसका नाम है इन्फिनेट, इसका पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इसी के थ्रू, इसी सर्वर के थ्रू, इसी नेटवर्क के थ्रू, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इसी सर्वर के थ्रू आपका आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू फंड ट्रांसफर होता है, जिसको मैनेज करती है एक संस्था हैदराबाद की जिसका नाम है आईडीआरबीटी। ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए, जब आरटीजीएस के थ्रू आप किसी भी के एक भी अकाउंट में आप पैसा भेजेंगे तो आपको सामने वाला का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर देना पड़ेगा पूरा डिटेल में। फिर साथ ही साथ सामने वाला का किस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम आपको देना पड़ेगा, उस बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ सामने वाला का किस बैंक में खाता है, उस बैंक के किस ब्रांच में खाता है, तो उसके लिए आपको आईएफएससी कोड देना पड़ेगा। यानी कि आरटीजीएस के थ्रू पैसा भेजने के लिए, इवन एनईएफटी के थ्रू भी पैसा भेजने के लिए ये सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। ये यूपीआई नहीं है कि सिर्फ मोबाइल नंबर डालते ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा या क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है कि आपको सामने वाला का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, सामने वाला का किस बैंक में खाता, उस बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है, जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक होता है वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसका नाम, उसके बैंक में किस नाम से उन्होंने अपना अकाउंट खोलाया है तो अकाउंट होल्डर का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल डालने के बाद ही आप सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल जब भी आप आरटीजीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ये डिटेल आपको देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, किस बैंक में सामने वाले का खाता है, एसबीआई में है कि पंजाब नेशनल बैंक में है कि आईसीआईसीआई बैंक में है, आईएफएससी कोड देना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक के किस ब्रांच में उसका खाता है, जिस ब्रांच में उन्होंने खाता खुलाया है उसका ब्रांच का अपना आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक होता है। फिर सामने वाला का अकाउंट होल्डर का नाम देना पड़ेगा और जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा और अमाउंट। तो ये सारा डिटेल डालिए और उसके बाद फिर आप आरटीजीएस के थ्रू पैसा आप भेज सकते हैं। और सेम ये आईएफएससी में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एनईएफटी। एनईएफटी को समझते हैं। देखिए, एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फुल फॉर्म एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से सवाल बनते हैं। एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका इस्तेमाल भी फंड ट्रांसफर करने के लिए होता है। कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था एनईएफटी? तो 2005 में, 2005 में। एनईएफटी को कौन रेगुलेट करती है? तो इसको भी आरबीआई रेगुलेट करती है, याद रखना। ठीक है, और एनईएफटी
से पहले आरटीजीएस आया था। आरटीजीएस आया 2004 में, 2004 में। एनईएफटी आया 2005 में, यानी कि 2005 में। और एनईएफटी के थ्रू पैसा जो आप भेजेंगे, मिनिमम क्या लिमिट है पैसा भेजने का, तो मिनिमम 1 रुपया भी आप भेज सकते हैं, यानी कि मिनिमम नो लिमिट है और मैक्सिमम नो लिमिट। यहां नो लिमिट का मतलब मिनिमम होता है 1 रुपया, आप मान के चलो 1 रुपया भी भेज सकते हैं, 10 रुपया भी भेज सकते हैं। तो मिनिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम जितना भी भेजो। तो आरटीजीएस के थ्रू मिनिमम आप 2 लाख रुपया भेज सकते हैं, लेकिन एनईएफटी के थ्रू मिनिमम आप भेज सकते हैं कितना, नो लिमिट, यानी कि 1 रुपया भी भेज सकते हैं और मैक्सिमम भी नो लिमिट है। और देखो एनईएफटी के थ्रू जब आप पैसा भेजते हैं ना, तो पैसा तुरंत ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे यूपीआई से और आरटीजीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं तो रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर होता है। तुरंत पैसा भेजे, तुरंत सामने वाले के अकाउंट में पहुंच गया पैसा, तो तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है, क्विक, इमीडिएट। उसको कहते हैं हम लोग सेटलमेंट तुरंत हो गया, ठीक है, तुरंत इमीडिएट पैसा पहुंच गया, रियल टाइम में पैसा पहुंच गया। लेकिन जब आप एनईएफटी के थ्रू पैसा भेजेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में। कितना टाइम लगता है, तो मान के चलो मैक्सिमम आधा घंटा, एवरेज आधा घंटा के अंदर ट्रांजेक्शन इसका प्रोसेस हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, आधा घंटा। अब जरा सोचो, आधा घंटा करके अगर पैसा जाएगा तो 24 घंटे में कितने हो गए, तो आपका 48। तो इसलिए कहते हैं कि एनईएफटी के थ्रू पैसा बैच वाइज ट्रांसफर होता है। और कितने बैच में पैसा ट्रांसफर होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो 48 बैचेज में पैसा ट्रांसफर होता है। आप सोचो कि 24 घंटा में एक, मतलब एक दिन में 24 घंटा होते हैं, अगर आधा घंटा पैसा ट्रांसफर होगा आधा घंटा में, तो हो गया ना 48 बैचेज, ठीक है। तो 24 घंटा में, यानी कि एक दिन में 48 बैचेज में पैसा ट्रांसफर होता है, आधा घंटा करके। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि एनईएफटी के थ्रू पैसा कैसे ट्रांसफर होता है, तो बैच वाइज। और एक बैच हाफ एन आवर का होता है, आधा घंटा में पहले पैसा ट्रांसफर होता है, फिर आधा घंटा में, फिर आधा घंटा में, ऐसे याद रखना 48 बैचेज, ये एग्जाम में पूछा गया है सवाल। और एनईएफटी के थ्रू खास बात यह है कि आप 2 देश में पैसा भेज सकते हैं। एक तो अपने देश में, आप अपने देश के किसी भी बैंक में, किसी भी अकाउंट होल्डर को आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे उसका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो। तो आप भारत में तो पैसा भेज ही सकते हैं एनईएफटी के थ्रू, साथ ही साथ नेपाल में भी पैसा भेज सकते हैं। अब नेपाल में पैसा भेजने का क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, वो भी हम अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो एनईएफटी के थ्रू आप डोमेस्टिक बैंक में, यानी कि भारत के बैंकों में, और नेपाल में आप पैसा भेज सकते हैं, ठीक है ना। केवल नेपाल में पैसा भेज सकते हैं एनईएफटी से, नेपाल से भारत में पैसा मंगा नहीं सकते एनईएफटी से, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। और एनईएफटी के थ्रू भी आप 24 घंटा 7 दिन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और यह नियम कब से आया, दिसंबर 2019 से, दिसंबर 2019 से। अच्छा, एनईएफटी के थ्रू भी अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेज सकते हैं, तो आप भेज सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू, वहां पर ऑप्शन आता है, तो वहां पर भी एनईएफटी को सेलेक्ट करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और आरटीजीएस की तरह एनईएफटी में भी जो पैसा ट्रांसफर होता है तो वो किस सर्वर के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक अलग रूट बनाया गया है, एक अलग सर्वर बनाया गया है, ताकि पैसा कि आसानी से उस रूट से ट्रांसफर हो जाए और डेटा आपका लीक भी ना हो, ठीक है, कोई साइबर फ्रॉड करने वालों की तरफ से, ठीक है ना, हैकर की तरफ से। तो एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर होता है वो किस नेटवर्क के थ्रू होता है या किस सर्वर के थ्रू होता है, तो वो भी आपका इन्फिनेट सर्वर है, जिसका पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, ठीक है। तो याद रखना, तो ये मैंने आपको एनईएफटी और आरटीजीएस में बेसिक डिफरेंस बता दिया। अब हम आपको बात करते हैं कि सर ये बताइए कि नेपाल में जो एनईएफटी के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं उसका क्या नियम है, क्या तरीका है, ये आप हमको बताइए। देखिए, नेपाल में जो हम एनईएफटी के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसका एक नाम दिया गया है, उसका एक नाम दिया गया है जिसका नाम है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, ठीक है, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। तो एनईएफटी के थ्रू जो आप लोग नेपाल में पैसा ट्रांसफर करते हो तो उसका एक नाम दिया गया है, उस नाम का है, नाम क्या, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। तो इस स्कीम के लिए, इस स्कीम के तहत आप नेपाल में पैसा भेजते हो, ठीक है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, नेपाल में पैसा भेजने का क्या तरीका है, देखिए नेपाल में पैसा भेजने का 2 तरीका है, 2 कंडीशन है। सबसे पहला, 2 तरह के कस्टमर है हमारे देश में, एक वो कस्टमर जिसका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है और एक वो कस्टमर जिसका किसी बैंक में खाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट नहीं है, किसी भी बैंक में उसका खाता नहीं है, तो ऐसे कस्टमर को हम लोग वॉकिंग कस्टमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉकिंग कस्टमर। तो वॉकिंग कस्टमर हम ऐसे कस्टमर को कहते हैं जिसका किसी भी बैंक अकाउंट में खाता नहीं, खाते में मतलब किसी देश के बैंक में उसका अकाउंट नहीं है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति
जिसका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो उसको हम लोग बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में वॉक इन कस्टमर कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो वॉक इन कस्टमर है, जिसका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, अगर वो नेपाल में किसी रिश्तेदार को पैसा भेजना चाहता है तो वो कैसे भेजेगा? तो उसको बैंक का ब्रांच जाना पड़ेगा, कैश लेकर जाना पड़ेगा बैंक का ब्रांच, और वो वहां से पैसा भेज सकता है। यानी कि वॉक इन कस्टमर अगर नेपाल में पैसा भेजना चाहता है तो कैसे भेजेगा? तो वॉक इन कस्टमर ऐसे कस्टमर को कहते हैं जिसका भारत के किसी भी बैंक में खाता ना हो, और वो व्यक्ति अगर नेपाल में पैसा भेजना चाहता है तो कैसे भेजेगा? देखो, तो उसको सबसे पहले पैसा लेके जाना पड़ेगा, कहां? नेपाल, सॉरी, पहले पैसा लेके जाना पड़ेगा उसको अपना किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक में वो चला जाए और वहां पर जाके वो बोले क्लर्क को कि हम नेपाल में पैसा भेजना चाहते हैं, हम इस रिलेटिव को। तो वो क्या करेगा? वो आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसमें आपका नाम, सामने वाला का जिसको आप भेजना चाहते हैं उसका बैंक का नाम, अकाउंट डिटेल, उसका आईएफएससी कोड, सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है? और उसके थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। यानी कि बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो कोई बैंक में खाता है नहीं कि आप खुद से पैसा ट्रांसफर कर दोगे, तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। और ऊपर से आपका किसी भी बैंक में खाता नहीं है, आपका किसी भी बैंक में खाता नहीं है, तो आपको भारत के किसी भी बैंक में, आप अपने नियरेस्ट किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइए और वहां पर क्लर्क से कांटेक्ट करके आप नेपाल में पैसा भेजवा सकते हैं। लेकिन हां, वॉक इन कस्टमर के लिए नियम क्या है कि वॉक इन कस्टमर जो है वो एक बार में, वॉक इन कस्टमर जो है वो एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपया ही भेज सकता है। याद रखना, यानी कि प्रति लेन देन सीमा, यानी कि ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपया भेज सकता है। यह नियम है कि वॉक इन कस्टमर जो है वो नेपाल में वो कितना पैसा भेज सकता है एक बार में मैक्सिमम? तो एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपया भेज सकता है, एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपया भेज सकता है, ठीक है? याद रखना। लेकिन हां, जो वॉक इन कस्टमर होते हैं, ठीक है ना, वो एक साल में कितना बार पैसा भेज सकते हैं? एक साल में वो नेपाल में कितना बार पैसा भेज सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में? तो याद रखना 12 बार पैसा भेज सकते हैं, 12 बार। ये 12 बार लिमिट है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 12 बार पैसा भेज सकते हैं। एक बार में आप मैक्सिमम 50,000 रुपए भेज सकते हैं, एक बार में मैक्सिमम 50,000, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 12 बार पैसा भेज सकते हैं। तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाता है? 6 लाख। 12 पच्चीस 60, यानी कि 6 लाख। इसका मतलब कि जो वॉक इन कस्टमर है, ठीक है, वो नेपाल में पैसा भेज सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 6 लाख, उससे ज्यादा नहीं। तो जो वॉक इन कस्टमर है वो नेपाल में पैसा भेज सकता है मैक्सिमम 6 लाख रुपया, एक बार में मैक्सिमम 50,000, ठीक है? यानी कि अगर हमको एक बार में 1 लाख रुपया भेजना है तो आप नहीं भेज पाओगे, आपको सबसे पहले 50,000 भेजना पड़ेगा मैक्सिमम एक बार में, फिर उसके बाद दूसरी बार 50,000 भेजना पड़ेगा, तब आपका 1 लाख कंप्लीट होगा। समझ गए? लेकिन हां, आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 12 बार पैसा भेज सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 12 बार ही आप पैसा भेज सकते हैं नेपाल में एनईएफटी के थ्रू। तो बताओ, 50,000 एक बार में भेज सकते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 12 बार भेज सकते हैं। तो 12 पच्चीस कितना हो गया? 6 लाख। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये नियम किसके लिए है? जो वॉक इन कस्टमर है, जिसका किसी भी बैंक में खाता नहीं है, अगर उसको नेपाल में पैसा भेजना हो तो वो इसी तरह से पैसा भेज सकता है, एक बार में मैक्सिमम 50,000 और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 12 बार, 12 टाइम्स। यहां तक बातें क्लियर है? जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मेरा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन कस्टमर की जिसका किसी बैंक में अकाउंट है, तो वो एनईएफटी के थ्रू कैसे पैसा भेजेगा, ठीक है? तो अगर किसी व्यक्ति का जैसे आपका हमारा किसी बैंक में खाता है, तो जो अकाउंट होल्डर है जिसका किसी बैंक में खाता है, तो वो अपने अकाउंट के थ्रू अगर नेपाल में पैसा भेजना चाहते हैं, चाहे वो खुद पैसा भेज दे नेट बैंकिंग के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या बैंक जाकर, तो अगर कोई व्यक्ति अकाउंट टू अकाउंट, यानी कि उसका बैंक में खाता है और वो अपने खाता से पैसा कटवाकर नेपाल में पैसा भेजना चाहता है, तो वो कितना भेज सकता है? तो उसके लिए 2021 में नियम बना था, 2021 में नियम बना था कि वो एक बार में मैक्सिमम 2 लाख रुपया भेज सकता है। एक बार में मैक्सिमम 2 लाख रुपया भेज सकता है, एक बार में मैक्सिमम 2 लाख रुपया भेज सकता है, और इसका कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 12 बार ही पैसा भेजना है, या आप 20 बार ही पैसा भेज सकते हैं, या 10 बार ही आप पैसा भेज सकते हैं। एक बार में मैक्सिमम आप 2 लाख रुपया भेज सकते हैं, और एक साल में जितना बार चाहे उतना बार पैसा भेज सकते हैं। एक बार में मैक्सिमम 2 लाख रुपया, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है जिसका किसी बैंक में खाता है,
और वो अपने अकाउंट से पैसा कटाकर नेपाल में पैसा भेजना चाहता है, अकाउंट टू अकाउंट पैसा भेजना चाहता है, वो अपने अकाउंट से पैसा कटाकर नेपाल में पैसा भेजना चाहता है, चाहे वो सेल्फ भेजे अपना मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, या बैंक के ब्रांच में जाकर, ठीक है, जैसे भी भेजे, अगर वो अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर करेगा तो एक बार में मैक्सिमम वो 2 लाख भेज सकता है। अब मान लीजिए नेपाल वाला कोई व्यक्ति बोलता है कि हमको 4 लाख रुपया भेजो, तो ऐसा नहीं कि वो एक बार में वो 4 लाख भेजेगा, पहले उसको मैक्सिमम 2 लाख भेजना पड़ेगा, तुरंत एक बार में मैक्सिमम 2 लाख, फिर उसके बाद उसको 2 लाख भेजना पड़ेगा। अब वो 3 लाख रुपया मांगा है तो पहले उसको मैक्सिमम 2 लाख भेजना पड़ेगा, फिर 2 लाख चला जाएगा, फिर 1 लाख रुपया भेजना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 8 लाख रुपया मांगा है तो पहले उसको 2 लाख भेजना पड़ेगा एक बार में, फिर उसके बाद 2 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख मैक्सिमम, फिर उसके बाद 2 लाख, हो गया 8 लाख, 2 4 6 8, समझ गए ऐसे। तो जब अगर आपका किसी बैंक में खाता है और अकाउंट टू अकाउंट अगर आप नेपाल में पैसा भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो 2021 में ये नियम आया 2021 में कि आप एक बार में मैक्सिमम 2 लाख भेज सकते हैं। पहले ये 1 लाख था, फिर 2021 में 2 लाख हो गया, तो आप एक बार में मैक्सिमम 2 लाख भेज सकते हैं और एक साल में जितना चाहे उतना पैसा भेज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार 500 बार, जितना बार भी भेजो। तो यहां से क्वेश्चन बना है, ये आपको याद रखना है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि आपको आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। हां, जब आप एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू पैसा भेजते हैं तो कुछ चार्जेस भी काटे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ चार्जेस 10-20 रुपया चार्ज काटा जा सकता है, ठीक है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप RWA बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।